2024 चुनाव में तमाम पैंतरेबाजी के बाद भी भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में सरकार बना ही ली। कुछ लोगों को लगता था कि एक मजबूत विपक्ष इस देश में बना है तो देश में कोई भी नया कानून वो लागू नहीं करा पाएंगे और एनडीए सरकार को दिक्कत होगी, लेकिन इस पर लोगों की राय भले ही अलग हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना मजबूत विपक्ष है उससे कहीं ज्यादा मजबूत तेवर वाले ये दोनों नेता हैं। और अब संसद में क्या होने वाला है इसका अंदाजा सिर्फ आप इसी से लगा लीजिए जब ओम बिरला ने कल ये एक करारा जवाब भरे संसद के अंदर विपक्ष के नेताओं को दिया था। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, प्लीज बैठिए। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। स्पीकर ओम बिरला ने सीधी चेतावनी दी कि अब संसद में विपक्ष चाहे कितना भी मजबूत हो, कानून का पालन करना ही पड़ेगा। स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। इस समय कांग्रेस का तो वो हाल है जैसे लंगर में गए और लंगर भी खत्म हो गया, बाहर आए तो चप्पल भी चोरी हो गई। कल संसद में विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. रुक, तेरे को बताते। विपक्ष को अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो आप बताइए क्या वो झूठी अफवाहें फैलाकर 200 सीटें पार कर पाते 2024 चुनाव में? अगर बोलने का मौका नहीं दिया होता तो क्या वो अमित शाह को लेकर झूठी एआई वाली बयान को फैलाकर माहौल बना पाते? अगर इस देश में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया होता तो क्या राहुल गांधी राफेल पर झूठी अफवाहें फैला पाते? क्या राहुल गांधी को अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो क्या वो विदेशों में जाकर भारत की बुराई करने के बाद भारत वापसी होकर स्वतंत्र घूम सकते थे? नहीं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता। बात तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 2024 चुनाव में और उससे पहले बिल्कुल सबको निष्पक्षता से अपनी बात रखने का अधिकार है और अधिकार था और अधिकार रहेगा। इसको लेकर बार बार सिर्फ एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन जनता के जनादेश को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे। फैजाबाद की जनता ने सपा को जिताया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने वहां के सांसद को अयोध्या का राजा बता दिया। ये खड़े हमारे साथ अवधेश जी, राजा अयोध्या। यहाँ योगी जी का एक वीडियो मुझे याद आया। उन्होंने एक बार कहा था कि जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए वो किसी और की क्या ही इज्जत करेंगे। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। अखिलेश यादव को एक बात समझना चाहिए कि ये भारत है और तुम नेता हो और हम यहाँ की जनता हैं। तुमको तुम्हारी इस हैसियत पर बैठाने वाले वो हम ही हैं और हमारी जैसी और जनता है, और हमारी वजह से ही तुम्हारी ये हैसियत है। मेरे जीवन और मेरे जीवन को जीने की जरूरी व्यवस्थाएं करने वाले हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं और वो ही अयोध्या के राजा थे और रहेंगे। ये अवधेश प्रसाद जिसको तुम अयोध्या का राजा बता रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और झूठ की बुनियाद पर चुनाव जिताने वाले को तुम वहां का राजा बता रहे हो। एक बार सोचो, जहां के राजा राम ने लंका जाकर रावण की सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया था बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, वहां का राजा तुम इन्हें बता रहे हो तो तुम्हें कितना बुरा इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उस समय अयोध्या के राजा में न लोभ था और न सत्ता का लालच था, लेकिन तुम में वो सब है। जय अखिलेश, जय इंडिया गठबंधन, जय समाजवाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। जय भीम, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय नेताजी मुलायम सिंह और जय अखिलेश। राजा बिजली पासी अमर रहे, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इंडिया। जय समाजवाद, जय निषाद राज, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आर्य अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये जो सपा सांसद संसद में शपथ ले रहे थे ना, ये शपथ नहीं सिर्फ चाटुकारिता थी। ये एक परिवार की चाटुकारिता थी और अपमान था कर्पूरी ठाकुर का, अपमान था बाबा साहब अम्बेडकर का, राम मनोहर लोहिया का और काशी राम का, क्योंकि इनके शपथ में पूरी दुनिया जिसको देख रही थी उसमें समाजवाद और अखिलेश के अलावा कुछ नहीं था। और जिन लोगों ने असल में समाजवाद की जिंदगी दी और समाजवाद के नारे को सफल बनाकर दिखाया, उनके नाम का एक भी नारा इन तथाकथित समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं लगाया।
जिस बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को ढाल बनाकर ये लोग जनता को ठगे थे, उनके नाम का एक भी नारा इन लोगों ने सदन के अंदर नहीं लगाया। सदन में ओम बिरला ने इमरजेंसी की बात करके कांग्रेस को असली उसकी औकात दिखा दी और ये बता दिया कि अगले 5 साल तक किस स्तर की बातचीत उस संसद के अंदर होने वाली है। संसद में वो लोग हाथ में संविधान लेकर आए थे जिन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड, योंग इंडिया और न जाने कितने जैसे करप्शंस की फाइल को ही संविधान मानकर बैठे हुए थे, और जिनके पूर्वजों ने, नेहरू ने 16 बार संविधान बदला, इंदिरा ने 31 बार बदला, राजीव ने 11 बार संविधान बदला, सोनिया ने 6 बार संविधान बदला, और उस परिवार के साथ गठबंधन करके ये सपा वाले चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद इनका घमंड 7वें आसमान पे होता है। यादव परिवार पर एक केस इसी गांधी परिवार ने किया था और उसके बाद भी ये लोग उससे कॉम्प्रोमाइज करके समाजवाद की विचारधारा को कूड़े में फेंक कर एक देश के विकास करने वाली सरकार को गिराने के लिए ये एक साथ चुनाव लड़ते हैं। दरअसल यहां पर कमी इनके चरित्र में है, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में जहां चाटुकारिता की परिभाषा को समाजवाद की परिभाषा बताकर पढ़ाया जा रहा है, ये सोच वहां पे है और इनको उस परिभाषा को बदलकर और जो एक्चुअल समाजवाद है उसके परिभाषा को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये चीज अब के समाजवादी पार्टी में नहीं होने वाली। इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।